हाय गाइस। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के बांग्लादेश दौरे पर हैं, जहां वे बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर शामिल हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को क्यों मनाता है, जबकि असल में उसे आज़ादी 16 दिसंबर 1971 को मिली थी। दरअसल 1971 के चुनाव नतीजों के बाद वेस्ट पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को मिली मेजॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश में जबरदस्त प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। इसे 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी फौज ने हथियारों के जोर पर कुचलने की कोशिश की और 25-26 मार्च की दरमियानी रात शेख मुजीबुर रहमान ने पब्लिकली बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन देश घोषित कर दिया। यही वजह है कि बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को मनाता है। खैर, आपने अक्सर पाकिस्तानी न्यूज एंकर और एनालिस्ट के मुंह से यह सुना ही होगा कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़ने के पीछे भारत का हाथ था। तो चलिए आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यह सच में सिर्फ भारत की साजिश थी। इसके लिए हम 1971 और उसके 2 दशक पहले से चले आ रहे कुछ घटनाक्रमों को समझते हैं, जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने की खास वजह रही। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और जाते हुए घंटी बजाना मत भूलना। थैंक यू। देखिए, सही मायनों में तो बांग्लादेश के अलग होने की नींव 1948 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने ही रख दी थी, जब उन्होंने उर्दू को पूरे पाकिस्तान की एकमात्र नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, जबकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो कि करीब 56% होती थी वह बंगाली स्पीकिंग थी। इसके बाद 1948 से ही पाकिस्तान में लैंग्वेज मूवमेंट शुरू हो गया, जो कि 1952 तक अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका था, जिसे वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 21 फरवरी 1952 को ताकत के बल पर दबाने की कोशिश की और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स और सिविलियंस पर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें कई जानें भी गई। इसका असर इतना व्यापक था, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज सारी दुनिया 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पर मनाती है। वहीं अगर असमानता की बात करें तो जहां एक तरफ आज़ादी के वक्त पाकिस्तान की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जैसे कि जूट, कॉटन ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में स्थित थी, जो कि पूरे पाकिस्तान के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा होता था। वहीं अगर इस डेटा शीट पर आप नजर डालें और 1950 से 1970 के बीच ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में हुए सरकारी खर्चों को देखें तो इन 20 सालों में किसी भी वक्त बांग्लादेश में हुआ सरकारी खर्च पाकिस्तान में हुए खर्च के कभी भी हाफ मार्क्स तक भी नहीं पहुंचा। और यहाँ यह बात नोटिस करने वाली है कि पूरे पाकिस्तान की लगभग 56% पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में रहती थी। बंगाल की खाड़ी हमेशा से ही तबाही लाने वाले साइक्लोन्स के लिहाज से बड़ी संवेदनशील रही है। साल 1970 में भी भोला नामक साइक्लोन ने 12 नवंबर को ईस्ट पाकिस्तान को हिट किया था। इससे होने वाली तबाही को आप इससे समझ सकते हैं कि इस साइक्लोन के कारण ईस्ट पाकिस्तान में 3 लाख से 5 लाख लोगों की जानें गई। लेकिन इसे लेकर अगर वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रिस्पांस की बात की जाए तो ना तो बचाव के लिए कुछ किया गया और ना ही किसी तरह का राहत कार्य के लिए, और लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया गया, जिसका एक सख्त रिएक्शन आना तो लाजमी था। इन सब हालातों के बीच ट्रिगर पॉइंट का काम किया 1970 के जनरल इलेक्शंस ने। 7 दिसंबर 1970 को हुए आम चुनावों में, जो कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हुए पहले चुनाव थे, पाकिस्तान की कुल 300 सीटों में से 162 सीटें ईस्ट पाकिस्तान जबकि 138 सीटें वेस्ट पाकिस्तान में थी। इन चुनावों के नतीजे में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने 160 सीटें जीतकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की। लेकिन हाथों से सत्ता जाने के डर से मिलिट्री लीडर याया खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो ने इन चुनावों के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया और चुनावों को ही रद्द कर दिया, जिसके नतीजों में पूरे ईस्ट पाकिस्तान में भारी प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। और इन सब करतूतों के बाद पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई पाकिस्तान आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन सर्चलाइट। 25 मार्च 1971 को बंगाली इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ने 26 मार्च तक लगभग सारे ही बड़े शहरों पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया और उसके बाद सारे ही पॉलिटिकल और मिलिट्री अपोजिशंस को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया गया। और आप सभी ने कभी न कभी किसी न किसी पाकिस्तानी के मुंह से
जेनोसाइड वर्ड तो सुना ही होगा। हाँ, तो असलियत यह है कि इसी ऑपरेशन सर्चलाइट के साथ ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली आबादी का जेनोसाइड शुरू कर दिया गया। इंडिपेंडेंट सोर्सेस के हिसाब से सिर्फ ढाका शहर में 5 से 35 हजार लोगों को पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा मार दिया गया। वहीं पूरे ईस्ट पाकिस्तान में यह संख्या 3 से लेके 30 लाख तक है, जो कि रिसेंट पास्ट में दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड है। इस दौरान एट्रोसिटीज का ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं हो सकता जिसे पाकिस्तान आर्मी ने बंगाली आबादी पर ना किया हो। पाकिस्तानी आर्मी की नीयत को तो ईस्ट पाकिस्तान के कमांडर जनरल टिक्का खान के इन शब्दों से ही समझा जा सकता है, जिसमें उसने कहा था कि वी वांट लैंड नॉट पीपल। इसका मतलब हमें यह जमीन चाहिए, लोग नहीं। अब अगर इन सारी घटनाओं को जोड़ कर देखें तो चाहे 1971 में होता या फिर 81 में, बांग्लादेश की आज़ादी की दास्तान तो पाकिस्तान ने काफ़ी पहले ही लिखनी शुरू कर दी थी। आज हालात ये हैं कि बांग्लादेश के 3 सबसे इम्पोर्टेंट दिन 21 फरवरी मदर लैंग्वेज डे, 26 मार्च इंडिपेंडेंस डे और 16 दिसंबर विक्ट्री डे, ये तीनों ही दिन पाकिस्तान के खिलाफ है। खैर, हम भारतीय बांग्लादेश को आज़ादी के 50 सालों की हार्दिक बधाइयाँ देते हैं और मजबूत भारत बांग्लादेश संबंधों की उम्मीद के साथ बांग्लादेश की तरक्की और पीसफुल फ्यूचर की कामना करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।